फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोग हाइड्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे थे और उसमें हम लोग प्रेशर का वेरिएशन सीख रहे थे अलग अलग केसेस में। तो लास्ट हम लोग सीखे थे कि हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेटेड कंटेनर हो तो उसके अंदर प्रेशर कैसे वेरी करता है, और ये भी सीखे थे कि उसका सरफेस का इंक्लिनेशन कितना हो जाएगा, है ना। तो उसी में नेक्स्ट केस लिखने जा रहे हैं हम लोग, जिसमें कि देखो वर्टिकली एक्सेलरेटेड वाली बात हो गई, हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेटेड वाली बात हो गई। तो अब किसी आर्बिट्ररी डायरेक्शन में कोई थीटा एंगल पर एक्सेलरेशन हो रहा हो कंटेनर का, तो कैसे करते हैं सॉल्व। देखिए ज़रा, मान लीजिए ये कोई कंटेनर है ना। केस नेक्स्ट केस नंबर डाल के उसका नाम लिख लीजिएगा केस का, कि एक्सेलरेशन इन एनी आर्बिट्ररी डायरेक्शन। मान लीजिए ये कोई कंटेनर है जिसमें कि फ्लूइड था और ये ऐसे एक्सेलरेट कराना शुरू कर दे कोई एंगल पर, थीटा एंगल पर, है ना। तो सरफेस का इंक्लिनेशन कैसा हो जाएगा, प्रेशर कैसे वेरी करेगा, ये सब बातें कर रहे हैं हम लोग आज। तो सबसे पहले तो ये जो एक्सेलरेशन है ना, इसके कंपोनेंट्स तोड़ लेते हैं हम लोग, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो इसका कुछ ए एक्स लिख दे रहे हैं एक्स कंपोनेंट और ए वाई लिख दे रहे हैं वाई कंपोनेंट। एक्स और वाई कंपोनेंट तोड़ लिए। अब दोनों को अलग अलग सोचेंगे प्रेशर वेरिएशन जैसे सोचना है। तो ये वाई डायरेक्शन के एक्सेलरेशन से ही प्रेशर वेरिएशन में कुछ फर्क पड़ेगा, वरना एक्स वाले एक्सेलरेशन से हाइट के साथ अगर सोचें तो वाई में अगर एच हाइट नीचे आ रहे हैं तो प्रेशर कितना बढ़ेगा। तो जैसे पहले करते थे, ये होता अगर सिर्फ, तो क्या लिखते जी रो जी प्लस ए वाई इंटू एच, नहीं, एच हाइट नीचे आने पर प्रेशर कैसे बढ़ेगा, तो रो जी प्लस ए वाई इंटू एच, है कि नहीं। उस तरह से एक्स में अगर चले, इधर से इधर जा रहे हैं मान लो एल लेंथ, तो प्रेशर कैसे बढ़ेगा। तो ये तो है ही एक्स वाला एक्सेलरेशन, तो रो ए एक्स इंटू एल, रो ए एल होता था ना। अब जैसे मान लो ये पॉइंट है, यहाँ का प्रेशर है P1, यहाँ का प्रेशर है P2, यहाँ का प्रेशर है P3। तो देखो कैसे लिख रहे हैं, P2 विल बी इक्वल टू P1 से कितना ज़्यादा, प्लस रो G प्लस ए वाई इंटू एच, एंड P3 इज इक्वल टू P2 से कितना ज़्यादा, तो P2 प्लस रो एक्स एल, है ना। इस तरह से प्रेशर वेरी करेगा, y के साथ ऐसे और x के साथ ऐसे, है कि नहीं। ये तो क्या प्रेशर का वेरिएशन। अब थोड़ा बात कर लेते हैं कि सरफेस का इंक्लिनेशन कितना हो जाएगा। तो वो भी वैसे करें, देखो कैसे कर रहे थे हम लोग, सरफेस का इंक्लिनेशन कैसे लिख रहे थे। सिर्फ x में एक्सेलरेशन होता तो tan थीटा इज a बाई जी, लेकिन अब x में भी है y में भी, दो एक्सेलरेशन मानेंगे। मान लो ये जो कंटेनर है ये इधर जा रहा है ए वाई से और इधर जा रहा है ए एक्स से, है ना। तो कंटेनर पे बैठ के अगर कंटेनर के किसी पार्टिकल पर स्यूडो फोर्सेस भी बनाने पड़ेंगे, क्योंकि कंटेनर तो एक्सेलरेटेड है। कंटेनर पे बैठ के देखेंगे किसी पार्टिकल को, तो बाकी फोर्सेस के अलावा स्यूडो फोर्स भी लगाना पड़ेगा। तो फ्लूइड के किसी पार्टिकल का जब एफबीडी बना रहे होंगे तो एम जी नीचे और एम ए वाई भी नीचे, तो नीचे की तरफ हो गया m इंटू जी प्लस ए वाई, और इधर की तरफ स्यूडो फोर्स m इंटू ए एक्स, ऐसे तो होगा। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सरफेस रहेगा। पिछले क्लास में बात हुई थी ऐसी, है ना। तो अब सीधा हम आंसर लिख रहे हैं, देखो tan थीटा, अगर हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे सरफेस हो जाता है, ऐसा कुछ हो जाता है यहाँ से थीटा एंगल पर, तो tan थीटा विल बी इक्वल टू, देखो क्या लिख रहे हैं, ए एक्स अपॉन जी प्लस ए वाई। देखो ठीक है ना, पिछली क्लास में क्या लिखे थे, tan थीटा इज इक्वल, सिर्फ हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन जब था तो लिखे थे tan थीटा इज इक्वल टू ए बाई जी, लेकिन अब वर्टिकल भी है ना, तो g की जगह पे बस g प्लस ए वाई कर दिए, तो tan थीटा इज इक्वल टू ए एक्स अपॉन जी प्लस ए वाई। अच्छा, यहीं पे माइनस ए वाई कब होगा, जब ए वाई नीचे की तरफ हो, नहीं कंटेनर नीचे एक्सेलरेट कर रहा हो तो यहाँ पर बस माइनस हो जाएगा, वरना ऊपर है तो प्लस है, जैसे पहले सीखते थे हम लोग वर्टिकल एक्सेलरेशन में। तो ये रिलेशन हो जाएगा, और जनरल लिखना हो तो इसको यहाँ माइनस भी लिख दे रहे हैं, कभी प्लस होगा कभी माइनस, है ना। तो ये रिलेशन हो गया कि किसी आर्बिट्ररी डायरेक्शन में अगर कंटेनर एक्सेलरेट करे तो सरफेस का इंक्लिनेशन इतना होता है ना। चलिए, तो ये हो गया, आगे बोल रहे हो।
चलिए देखिए, सरफेस के इंक्लिनेशन की बात की हम लोग, अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं उस पर। मान लीजिए कि ऐसा कोई इंक्लाइंड प्लेन है और थीटा एंगल, और यहाँ पर कोई कंटेनर रख दिए जिसमें लिक्विड है, और इस कंटेनर को इधर की तरफ एक्सेलरेट करा रहे हैं कुछ ए नॉट एक्सेलरेशन से। तो इसका जो फ्लूइड का, इसमें लिक्विड भरा हुआ था, तो अगर रुका रहता तो फ्लूइड ऐसे रहता नहीं हॉरिजॉन्टल, लेकिन एक्सेलरेट कर रहा है तो फ्लूइड का कुछ इंक्लिनेशन भी होगा हॉरिजॉन्टल के साथ। तो लिखा जाए, फाइंड इंक्लिनेशन ऑफ सरफेस ऑफ फ्लूइड इन द कंटेनर विथ हॉरिजॉन्टल के साथ कितना इंक्लिनेशन है वो बताना है। तो उसके लिए तो फॉर्मूला है ही हमारे पास। चलो हम क्या कर रहे हैं, पहले ए एक्स और ए वाई तोड़ते हैं, है ना। तो कंटेनर का ए एक्स में एक्सेलरेशन कितना है, ए नॉट कॉस थीटा, और वाई में कितना है, ए नॉट साइन थीटा, है ना। तो अभी जैसे किए थे ए वाई ऊपर ए एक्स इधर, तो टैन थीटा लिखे थे ना, तो आंसर लिख रहे हैं हम सीधा, टैन थीटा इज इक्वल टू ए नॉट कॉस थीटा अपॉन जी, और ऊपर है इसलिए प्लस ए नॉट साइन थीटा, है ना। ऊपर कंटेनर एक्सेलरेट करे तो प्लस होता है, नीचे जाता तो माइनस होता। तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ इंक्लिनेशन ही पूछा ही है, तो वही आंसर लिख दिया सीधा, टैन थीटा इज इक्वल टू दिस मच, है ना। और ठीक है, देखो अच्छा ऐसे कोई पूछे, मान लो ये सरफेस है, ये ऐसा है कंटेनर, और ये एक्सेलरेट कर रहा है ए नॉट से, और इसका जो सरफेस होगा वो इसके साथ, इस लाइन के साथ, मतलब इस लाइन के साथ कितने एंगल पर होगा। ये लाइन जो बनाए ना, ये इंक्लिनेशन के पैरेलल है, ये थीटा है तो ये थीटा एंगल पर है, ये पैरेलल है दोनों लाइन, तो यहां से कितने एंगल पर होगा। अगर सरफेस ऐसा है, ठीक से बनाते हैं, चलो ऐसा है तो ये एंगल कितना है, अल्फा बताना है ना। तो एक दो रास्ते, एक तो जैसे थीटा बना दिए, थीटा क्या है, हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे, तो जब हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे पता है तो यहां से कितने एंगल पे हम पता कर सकते हैं। एक तरीका तो हो ही गया, है ना। या फिर हम डायरेक्टली इसके लिए सॉल्व करते हैं, देखो कैसे, एक्स और वाई वाले, अब इसको एक्स ले लेते हैं, इसको वाई ले लेते हैं, और एक्स और वाई वाले एक्सेलरेशन तोड़ लेते हैं। तो एक्स में एक्सेलरेशन देखो कितना हो गया। अब जैसे mg इधर है, सीडो, इस कंटेनर पे बैठ के सीडो फोर्सेस अगर ड्रॉ करें तो देखो कैसा होगा। कंटेनर पे बैठ गए तो सीडो फोर्स ma इधर, mg का साइन थीटा इधर, और इधर mg कॉस थीटा, है ना। तो मतलब इधर की तरफ हो गया m इंटू ए प्लस जी साइन थीटा, और इधर की तरफ हो गया m इंटू जी कॉस थीटा। तो अब सीधा टैन थीटा लिख रहे हैं सीडो फोर्स बना के, है ना। टैन थीटा अल्फा, सॉरी टैन अल्फा इज इक्वल टू, टैन अल्फा इज इक्वल टू ए प्लस जी साइन थीटा, एक्स वाला है ये, है ना, अपॉन वाई वाला जी कॉस थीटा। ठीक है, यहां सीडो फोर्स नहीं ड्रॉ किए थे, वहां भी दिखा दे रहे हैं, एक बार ड्रॉ कर दे रहे हैं। ये तो पहले, इसके पहले जस्ट किए थे इसलिए नहीं ड्रॉ किए, जैसे कि ये हो ना। और हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे बताना है, तो हॉरिजॉन्टल में एक्स ले लिए, इधर एक्स ले लिए, और इधर वाई ले लिए वर्टिकल में। तो एक्स और वाई में सब फोर्सेस ड्रॉ करेंगे ना। चलो ये ए नॉट था, तो एम ए नॉट तो इधर था ही, सीडो फोर्स एम ए नॉट, और नीचे की तरफ एम जी था ही, है ना। अब एक्स और वाई में कितना कितना हुआ देखते हैं। तो ये थीटा है तो ये थीटा होगा, ये थीटा है ना, तो ये थीटा होगा। तो एम ए नॉट कॉस थीटा इधर आएगा, इधर की तरफ आएगा एम ए नॉट साइन थीटा, तो नीचे की तरफ हो गया जी एम इंटू जी प्लस ए नॉट साइन थीटा, और इधर की तरफ हुआ एम इंटू ए नॉट कॉस थीटा। तो वही लिखा है, एक्स वाला ऊपर ए नॉट कॉस थीटा, नीचे में जी प्लस ए नॉट साइन थीटा, वाई वाला लिखा है। उसी तरह से यहाँ पे कर लिया, एक्स में इतना जी प्लस ए प्लस जी साइन थीटा, ए नॉट है तो इसको ए नॉट लिख दे, ए नॉट प्लस जी साइन थीटा, और नीचे की तरफ वाई में जितना है उतना। तो अब पॉइंट समझ में आया होगा शायद कि कैसे करना है।
जिधर से जहाँ से एंगल बताना है वहाँ को x ले लेंगे, x डायरेक्शन ले लेंगे, उसके परपेंडिकुलर में y डायरेक्शन ले लेंगे और सीडो फोर्सेस ड्रॉ करके दिखेगा आराम से, इसलिए कह रहे हैं सीडो फोर्सेस ड्रॉ कर लेंगे। तो सीडो फोर्स यहाँ पे भी ड्रॉ कर लिए, यहाँ पे भी ड्रॉ कर लिए। अब x वाला जो एक्सेलरेशन है m इंटू जितना भी लिखा हो x में वो यहाँ लिखेंगे और m इंटू इस डायग्राम में m इंटू जितना भी y में लिखा है वो यहाँ लिख देंगे, तो ये आंसर आ जाएगा। नहीं तो बड़ा आसान होता है इसको लिखना, बस एक बार FBD बना देना है और इंक्लिनेशन सरफेस का आ जाएगा। चलिए अच्छा, तो ये आ गया। अच्छा इसको हमने थीटा ही लिख दिया ना, रुक जाओ, ये इसको कुछ अल्फा ले लें या कुछ फाई ले लेते हैं। ये एंगल हमको तो थीटा बताना था, सरफेस से इंक्लिनेशन, सरफेस का इंक्लिनेशन ना, तो ये अगर सरफेस का इंक्लिनेशन है या इसको थीटा ही रहने दें, हम इसको फाई लिख दे रहे हैं। चलो ठीक है, रुक जाओ, ये तो थीटा ही था ना, इसको सरफेस का जो इंक्लिनेशन है फाई है ना, सरफेस का हॉरिजॉन्टल से इंक्लिनेशन जो बताना था वो फाई है। मतलब ये दोनों थीटा थोड़ी लिखेंगे ना, थीटा क्या है, इंक्लाइंड प्लेन का इंक्लिनेशन, और लिक्विड के सरफेस का जो बताना था हॉरिजॉन्टल से इंक्लिनेशन उसको फाई मान लिए, तो दिस इज फाई, tan फाई इज इक्वल टू दिस थिंग। तो फाई अगर डायग्राम में बनाना हो तो कहाँ होगा, मान लो ये हॉरिजॉन्टल है, सरफेस ऐसा होगा और ये फाई होगा, सरफेस का इंक्लिनेशन, ये वाला एंगल फाई होगा, है ना। तो tan फाई इज इक्वल टू, और ये थीटा तो यही वाला है, और इसमें यहां से इंक्लिनेशन अल्फा मान के अल्फा लिखा हुआ है। तो ऐसे करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए हम लोग केसेस पढ़ रहे थे, अलग अलग केसेस हो गए। एक तो हो गया कि कंटेनर रेस्ट पे हो, दूसरा वर्टिकली एक्सेलरेटेड हो, तीसरा हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेटेड हो, चौथा ये वाला कि आर्बिट्ररी किसी डायरेक्शन में कंटेनर जा रहा हो। नेक्स्ट ये है पांचवा केस कि अगर रिवॉल्व रोटेट कर रहा हो अपने एक्सिस के अबाउट कंटेनर लिक्विड के साथ, ऑब्वियसली, क्योंकि अगर फ्लूइड उसके साथ नहीं जाएगा ना तो वो डायनेमिक्स वाली बात हो जाएगी। नहीं, फ्लूइड और पूरा कंटेनर सब कुछ ऐसे रिवॉल्व कर रहा हो तो देखो कैसा दिखेगा। ये कंटेनर है, अगर ये ऐसा फ्लूइड था इसके अंदर और कुछ ये ओमेगा से घूमे पूरा सिस्टम, तो सरफेस फिर ऐसा नहीं रह जाएगा, सरफेस ऐसा नहीं रहेगा, सरफेस कुछ ऐसा हो जाएगा, है ना। तो ये जो शेप होगा सरफेस का, जो ऐसा शेप होगा सरफेस का, है ना, तो ये क्या होगा, ये स्फेरिकल होगा कि पैराबोलिक होगा, क्या कैसा शेप होगा, इसकी थोड़ा बात करते हैं पहले, है ना। इसका शेप का इक्वेशन लिखने जा रहे हैं। तो ये तो क्रॉस सेक्शन बना हुआ है, तो ये 2D में ऐसा जो दिख रहा है ना, इसका इक्वेशन लिख देते हैं पहले। देखो ये जो इक्वेशन है, देखो कैसे लिख रहे हैं। यहां पर ओरिजिन ले लिए, इसको एक्स एक्सिस ले लिए और ये वाई एक्सिस हो गया वर्टिकल, है ना, ये ओरिजिन हो गया, इधर एक्स हो गया, इधर वाई हो गया, ठीक है। हम ये जो पाथ है ना, पहले पाथ का इक्वेशन लिखने जा रहे हैं। यहां पर कोई पॉइंट ले लिए एक्स कॉमा वाई, तो पाथ का जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है, एक्स और वाई में रिलेशन, तो इन दोनों में आपस में रिलेशन लिखना है मुझे, ठीक है। चलिए यहां पर कोई एक पार्टिकल ले लिए, उस पार्टिकल पर फोर्सेस ड्रॉ कर रहे हैं, तो मान लो इसका मास है m, तो mg हो गया नीचे, फ्लूइड का पार्टिकल है ये, और इधर की तरफ स्यूडो फोर्स हो गया कितना, तो यहां से इसका दूरी कितना है, ऐसे से घूम रहा है ना ये, तो स्यूडो फोर्स बाहर, सेंट्रीफ्यूगल ऐसे से कर रहा, तो सेंट्रीफ्यूगल बाहर की तरफ, ये दूरी है x, और ओमेगा से घूम रहा है पूरा सिस्टम, तो सेंट्रीफ्यूगल बाहर की तरफ हो गया m ओमेगा स्क्वायर x, ठीक है। अब अगर हम चाहते हैं कि ये पार्टिकल ऊपर या नीचे स्लिप ना करे, मतलब ये एक सरफेस एक मेंटेन हो जाए, चेंज ना कर रहा है अब, तो ये ऊपर नीचे स्लिप नहीं हो रहा है अगर, तो m ओमेगा स्क्वायर का जो इधर खींचने वाला कंपोनेंट है वो mg का इधर खींचने वाले कंपोनेंट के साथ बैलेंस हो जाना चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दे रहे हैं यहां पर, ये टेंजेंट हो गया, ये वाला एंगल थीटा मान ले रहे हैं,
ये थीटा मान ले रहे हैं, तो ये दोनों सेम होंगे ना, पैरेलल लाइन है ना। तो एम ओमेगा स्क्वायर एक्स का इधर आया कॉस थीटा, एम जी का आया साइन थीटा, बराबर कर दिया जाए। सॉरी, एम ओमेगा स्क्वायर एक्स कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा, है ना। तो ये स्लिप नहीं करेगा आगे पीछे। चलिए, तो कॉस थीटा को इधर ले जा रहे हैं, तो टैन थीटा विल बी इक्वल टू, एम कैंसिल हो जाएगा, जी अप नहीं ओमेगा स्क्वायर एक्स बाई जी, टैन थीटा आ गया। अब ये टैंजेंट था, और टैंजेंट एक्स के साथ जितना एंगल बनाता है उसका टैन थीटा स्लोप कहलाता है। मतलब इस वाले पॉइंट पर स्लोप है इतना, ओमेगा स्क्वायर एक्स बाई जी, और किसी कर्व पर, है ना, किसी कर्व के किसी पॉइंट पर जो स्लोप होता है वो डिफरेंशिएशन से मिलता है, dy बाई डी एक्स होता है ना वो चीज। तो ये तो dy बाई डी एक्स है, इसका मतलब वहां पर उस पॉइंट पर, ठीक है ना। dx को दूसरे साइड ले जा रहे हैं, तो dy इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी एक्स डी एक्स, और दोनों साइड को इंटीग्रेट कर लेते हैं, इंटीग्रेट कर ले रहे हैं, है ना। तो 0 से y, 0 से x, तो ये हो गया y इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2g एक्स स्क्वायर, है ना। एक्स स्क्वायर बाई 2 आएगा ना, तो ये 2 नीचे। ये रिलेशन आया y और x में, पाथ का इक्वेशन हो गया ये। x और y में जो रिलेशन होता है वही पाथ का इक्वेशन होता है। तो इस पाथ का इक्वेशन ये है, ये जो कर्व्ड पाथ दिख रहा है। अब ये है कैसा, y इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट इंटू एक्स स्क्वायर, मतलब ये पैराबोला है ना। तो ये जो है ऊपर की तरफ ओपन होने वाला एक पैराबोला है, और ऐसा जो सोचो, इमेजिन करो जब कोई कंटेनर होगा उसको घुमाएंगे तो सरफेस जो होगा ऐसा कुछ होगा ना, ये चीज, इस सरफेस का क्रॉस सेक्शन पैराबोला है, और ये जो 3D में शेप ऐसा दिख रहा है सरफेस का, उसका नाम होता है पैराबोलॉइड, ठीक है। अब जैसे कोई स्फेयर है 3D शेप, उसको बीच से अगर काटे तो जो क्रॉस सेक्शन होता है वो सर्कल होता है ना। तो सर्कल एक 2 डायमेंशनल डायग्राम है और स्फेयर एक 3D डायग्राम है, तो उसका क्रॉस सेक्शन सर्कल होता है। वैसे ही क्रॉस सेक्शन जब पैराबोला हो, ऐसा 3D स्ट्रक्चर जो होता है इसको बोलते हैं पैराबोलॉइड, है ना। तो ये पैराबोलॉइड है एक, ये सरफेस का नाम, शेप ऐसा होता है, और सरफेस का इक्वेशन, पाथ का इक्वेशन, क्रॉस सेक्शन का इक्वेशन ऐसा होता है, y इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2g एक्स स्क्वायर। ये भी फॉर्मूला है, इसको याद रखना है, क्वेश्चंस में इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे। देखिए, तो जैसे कि मान लीजिए कि ऐसा कोई कंटेनर है ना, और इसमें फ्लूइड था, और इस एक्सिस के अबाउट इसको घुमा रहे हैं पूरे सिस्टम को ओमेगा से। ये आर रेडियस का है, सिलिंड्रिकल है ड्रम, सिलिंड्रिकल कंटेनर आर रेडियस का। तो यहाँ पर 2 पॉइंट्स हैं, ये एक पॉइंट और एक ये पॉइंट, इसमें फ्लूइड होगा ना ऐसा, ये 2 पॉइंट्स हैं, है ना। ये है पॉइंट 1, यहाँ प्रेशर है P1, यहाँ प्रेशर है P2। तो कोई कहे इन दोनों पॉइंट्स में प्रेशर में डिफरेंस बताइए, क्वेश्चन लिख दीजिए फाइंड P2 माइनस P1, फाइंड P2 माइनस P1, है ना। तो कैसे करेंगे, 2 रास्ते हैं हमारे पास। एक तो ये कि यहाँ से यहाँ तक एक एलिमेंट लिया जाए, उस एलिमेंट का FBD बनाया जाए, सेंट्रीफ्यूगल वगैरह ड्रॉ किया जाए, लेकिन ये जो एलिमेंट यहाँ से यहाँ तक लेंगे उसके हर छोटे छोटे पार्टिकल पे अलग अलग सेंट्रीफ्यूगल लग रहा होगा। नहीं, अगर यहाँ से यहाँ तक एक एलिमेंट ले भी ले तो इस ये जो पार्टिकल है वो एक्सिस के पास है, ये जो पार्टिकल है वो एक्सिस से दूर है, तो इसके हर पार्टिकल पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अलग अलग लग रहा होगा। तो नेट सेंट्रीफ्यूगल बाहर की तरफ कितना है वो पता करेंगे तो पता चलेगा, प्रेशर में डिफरेंस पता चल सकता है। लेकिन और आसान तरीका है एक, क्यों इतना करेंगे, देखो यहाँ से यहाँ तक का ये जो हाइट है
और यहां से यहां तक का जो हाइट है, उन दोनों हाइट में डिफरेंस पता है हमको, है ना। कैसे? हमको, हमारे पास इक्वेशन है कि जब x में इतना दूर जाएंगे तो y कितना होगा। ये चीज कितना है? डेल्टा h कितना होगा? y इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2g एक्स स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2g, और ये x कितना है? r। हाइट में डिफरेंस इतना हो गया। यहां का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा प्लस रो जी h1 मान लें, तो यहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी डेल्टा h प्लस h1 नहीं। या अगर गेज प्रेशर की ही बात लिखें तो P2 लिखेंगे रो जी, अगर रुको इतने को H1 लिख दे रहे हैं ना, H1 लिख दे रहे हैं, तो P2 लिखेंगे रो जी H1 प्लस डेल्टा H, और P1 लिखेंगे रो जी H1 और जब डिफरेंस निकालेंगे P2 माइनस P1 तो रो जी H1 कट जाएगा, तो P2 माइनस P1 इज इक्वल टू रो जी डेल्टा H। यही तो होना है नहीं, और डेल्टा H का वैल्यू पुट कर देंगे, तो रो इंटू जी इंटू ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2g r स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। जी कैंसिल भी हो जाएगा, ये चीज कैंसिल, इतना आंसर आ जाएगा। तो ये डायरेक्टली अगर ये फॉर्मूला हमको पता है तो बड़े आराम से ये क्वेश्चन कर सकते हैं, है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये एक ऐसा ट्यूब है, यू ट्यूब, यू शेप का ट्यूब है ना, जिसमें कि ये जो लेंथ है ये 2L है, और ये बीच में एक्सिस बना दी जिसके अबाउट इसको घुमाना है। पहले फ्लूइड जो है वो इसमें ऐसे नहीं, इधर से घुमाना है, रुक जाओ, इस एक्सिस के अबाउट घुमा रहे हैं, है ना, ओमेगा से घुमा रहे हैं। चलिए तो इसका ये जो आर्म है इसके अबाउट घुमा रहे हैं, तो घुमाने से होगा क्या कि जब ऐसे घुमाएंगे तो सेंट्रीफ्यूगल की वजह से ये वाला साइड ऊपर चढ़ जाएगा, ये वाला साइड नीचे आ जाएगा। नहीं, सेंट्रीफ्यूगल होगा ना बाहर की तरफ, ऐसे घुमा रहे हैं, अगर इसके अबाउट घुमा रहे हैं तो सेंट्रीफ्यूगल की वजह से लिक्विड थोड़ा इधर आ जाएगा। तो क्वेश्चन लिखिए, फाइंड डिफरेंस इन लेवल ऑफ लिक्विड ऑन द टू आर्म्स ऑफ द यू ट्यूब। ये दोनों जो आर्म्स है, ये वाला और ये वाला, इनमें हाइट, लेवल ऑफ लिक्विड में डिफरेंस कितना होगा ये पता करना है। तो बड़ा आसान है ना। इसको ऐसे सोचेंगे कि जैसे ये पूरा कंटेनर अगर होता है यहां से लेके यहां तक, तो कैसा दिखता है ना। पहले ऐसा किए है ना हम लोग, जब हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट करा रहे थे, ट्यूब था ऐसे, तो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन कर रहे थे तो पूरा कंटेनर मान लिए थे, उसमें सरफेस ऐसा देख लिए थे कैसा हुआ, तो दोनों हाइट में डिफरेंस आ गया था। वैसे इसमें भी कर रहे हैं, लेकिन इसमें कंटेनर यहां से यहां तक क्यों नहीं बनाए, पूरा यहां तक क्यों बना रहे, मतलब इधर भी 2L दूरी तक क्यों ऐसा कर रहे हैं। इसलिए ना, क्योंकि अभी देखो हमने जो किया था उसमें जो कंटेनर था वो बीच में एक्सिस के अबाउट घूम रहा था, जो फॉर्मूला वगैरह से हम लोग डिराइव कर रहे थे उसमें, तो बीच में एक्सिस होना चाहिए ना। तो कंटेनर इतना नहीं लेंगे, कंटेनर पूरा यहां से यहां तक लेंगे, फिर सोचेंगे कि हाँ चलो अब ऐसा हुआ सरफेस, है ना। तो हमको डिफरेंस कहां से कहां में, यहां से यहां में डिफरेंस पता करना है, ये चीज दोनों लेवल में डिफरेंस पता करना है। मतलब या फिर ऐसे बोले कि यहां से यहां, एक ही बात हुई ना, यहां से यहां में जितना हाइट में डिफरेंस होगा यहां से यहां में उतना ही होगा। तो ये हाइट डिफरेंस पता करना है हमको, तो कैसे पता करेंगे, तो अब इक्वेशन यूज कर लेंगे, ये x हो गया और ये y हो गया, तो वही आंसर होने वाला डेल्टा h इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2g 2L का स्क्वायर, है ना, ये आंसर हो जाएगा। चलिए अच्छा नेक्स्ट। अच्छा इसी में एक दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं, देखिए जरा, ये ऐसा ट्यूब है एक,
ऐसा ट्यूब है, ठीक है। तो इसमें लिक्विड पहले भर दिए, कुछ लेवल तक आ गया, यहां तक आ गया मान लेते हैं, और फिर इसको इस एक्सिस के अबाउट घुमाना शुरू किए, सिस्टम को इस एक्सिस के अबाउट घुमाना शुरू किया, मान लीजिए ओमेगा से, और ये दूरी पूरा 2L है, और ये बीच में है, मतलब कि इधर भी L इधर भी L ना, ये पूरा 2L लिख रहे हैं, ये भी L ये भी L, बीच में से घुमाना शुरू किए, तो क्या होगा, अब लिक्विड बाहर भागेगा तो राइज करेगा ना, किनारे वाले जो एजेस हैं, आर्म्स हैं, उनमें लिक्विड राइज करेगा। लिखा जाए, फाइंड राइज ऑफ लिक्विड इन वन ऑफ द आउटर आर्म्स। इनमें से किसी भी एक, जैसे इसी वाले को लिया जाए तो इसमें लिक्विड कितना हाइट राइज कर जाएगा। जैसे पहले तो सेम लेवल तक था, तो ये ऊपर आएगा ना, थोड़ा कितना ऊपर चढ़ेगा ये बताना है। तो ट्राई कर लीजिए एक बार, फिर देखिए सोल्यूशन कैसे कर रहे हैं। तो अब तो बीच में से घुमा ही रहे हैं, तो कंटेनर पूरा यहां से यहां तक ले सकते हैं। ऐसा कुछ सरफेस हो जाएगा। अच्छा, इधर से अगर राइज कर रहा है तो ये नीचे भी तो जा रहा होगा, नहीं, पहले सेम लेवल तक था, इधर से राइज करेगा तो ये नीचे भी जाएगा, इधर से भी राइज करेगा। तो यही हमको बताना है। मान लो ये y है, तो ये y बताना है हमको, y नहीं, इसको h लिख दे रहे हैं, h बताना है हमको, ये h कितना राइज किया, h का वैल्यू कितना है। अब लिक्विड का वॉल्यूम तो उतना ही रहना चाहिए जितना पहले था, घुमाने से पहले। तो अब इस साइड से अगर h हाइट लिक्विड राइज कर गया इस कॉलम में, और इस कॉलम में h हाइट राइज कर गया, तो बीच वाले कॉलम में कितना नीचे आ गया, 2h हाइट नीचे आ जाएगा बीच वाले कॉलम से। तब ना लिक्विड का पूरा वॉल्यूम उतना ही रहेगा, इधर कितना चढ़ा इधर कितना चढ़ा, दोनों मिला के उतना नीचे भी तो आना चाहिए बीच में, है ना। तो ये 2h हो गया। अब यहाँ जो पैराबोला होता है वो उसका जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है वहां ओरिजिन लेते हैं ना, इसको x एक्सिस लेते हैं फॉर्मूले में हमारे, ये x होगा और ये y, तब वो फॉर्मूला यूज करेंगे, y इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2g एक्स स्क्वायर वाला जो फॉर्मूला है वो ऐसे करके यूज करते हैं ना। चलिए अच्छा, तो यहां से इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट देखो कितना लिख रहे हैं, तो ये 2h है और ये h है, तो y कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का हो गया 3h और x कोऑर्डिनेट हो गया l। तो y इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2g एक्स स्क्वायर वाले फॉर्मूले में y हो गया 3h, ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2g, x हो गया l। तो ये जो h बताना था वो हो गया ओमेगा स्क्वायर अपॉन 6g l स्क्वायर, है ना। ठीक बात है। तो ये हो गया हाइट कितना राइज किया। आगे बात करते हैं हम लोग। अच्छा, ये वाली जो बात अभी हम लोग कर रहे थे कि जब घुमाएंगे तो सिर्फ ऐसा नहीं कि एक तरफ से राइज कर जाएगा, कहीं से नीचे भी जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम उतना होना चाहिए फिक्स। ये वाली बात इसमें भी है ना, थोड़ा ध्यान रखने वाली बात होती है ना, यहाँ पे गलती होती है, इसलिए इसको ध्यान रखना चाहिए। जैसे अगर ऐसा होता और हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट करा रहे होते, है ना, पहले लिक्विड यहाँ तक था, मान लो यहाँ तक, तो क्वेश्चन इस तरह के होता है ना, कितना मैक्सिमम एक्सेलरेशन से ले जाए कि लिक्विड इसमें से बाहर ना गिरे। एक्सेलरेशन होगा तो ये इंक्लिनेशन ऐसा होते जाएगा ना, तो ये इससे ज्यादा इंक्लिनेशन अगर होने तो गिर जाएगा। तो मैक्सिमम कितने एक्सेलरेशन से ले जाए कि लिक्विड बाहर ना गिरे। उसमें भी कई बार बच्चे ऐसी गलती करते हैं कि जब बना रहे होंगे स्लोप वाला डायग्राम तो ऐसे बना देते हैं, ऐसे थोड़ी बनेगा। इधर से अगर राइज किया है तो इधर से नीचे भी तो होगा ना सरफेस, ऐसा ना होगा सरफेस, ये होगा ना सरफेस, ऐसा। उससे आंसर गलत आ जाएगा अगर ऐसा कर देंगे यहाँ पे, तो नहीं, ऐसा होगा, इधर से नीचे भी तो बनाएंगे तब आंसर सही होगा। जैसे इसका क्वेश्चन हम बोल दे रहे हैं, कैसा क्वेश्चन होगा और क्या सोल्यूशन होगा एक बार बोल ही देते हैं। देखो, ये कंटेनर है, इसमें यहां तक लिक्विड भर दिए, ये जो है ये टोटल हाइट का 1/3 है,
टोटल हाइट h है कंटेनर का, तो लिक्विड 2/3 हाइट तक भरा हुआ है। इसको एक्सेलरेट कराना शुरू किए, लिखिए फाइंड मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ a सो दैट लिक्विड डज नॉट कम आउट ऑफ द कंटेनर, यहां से गिरने ना लगे। मैक्सिमम कितना एक्सेलरेशन हो सकता है। तो जब एक्सेलरेट कराएंगे तो उस समय का डायग्राम जब गिरने वाला होगा लिमिटिंग केस, तो डायग्राम देखो सरफेस का ऐसा हो जाएगा, सरफेस ऐसा हो जाएगा ना, यहां तक पहुंच चुका है एज तक। इससे ज्यादा एक्सेलरेट कराएंगे तो फिर यहां से गिरना शुरू हो जाएगा। और डायग्राम में देखो यहां से ऊपर तो यहां से नीचे भी बनाए। अब tan थीटा a बाई जी होता है इसमें, तो अब tan थीटा a बाई जी वाला फॉर्मूला लिखने जा रहे हो, ये थीटा ले लिए, tan थीटा इज इक्वल टू a बाई जी, ए पता करना है। और ये बेस कुछ दिया रहेगा, मान लो ये रेडियस है r या जो भी है, मान लो l दिया है, ये लेंथ कुछ क्वेश्चन में l दिया है, तो ये h/3 ऊपर गया तो इधर से h/3 नीचे भी आएगा ना, ये वाली बात ध्यान रखनी होती है। ये h/3 नीचे भी होगा, मतलब ये पूरा जो हाइट है ये ट्रायंगल में ये हाइट 2h/3 होगा, ना कि h/3। तो ये tan थीटा में ये चीज हो गया 2h/3 परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज l इज इक्वल टू a बाई जी, है ना। तो a आ गया यहां से 2h/3l इंटू जी, ये आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट, है ना। तो एक चीज पहले और बता दे फिर आगे बढ़ेंगे। इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं दो, एक होता है बैरोमीटर, एक होता है मैनोमीटर। तो ये क्या करते हैं थोड़ा सा जान लेना चाहिए, है ना। कोई बहुत मुश्किल बात नहीं, छोटी सी बात है, लेकिन फिर भी जानना चाहिए बैरोमीटर क्या करता है और कैसे, है ना। एक हेडिंग डाल दीजिए बैरोमीटर। तो बैरोमीटर में क्या किया गया, जैसे ये कोई कंटेनर है, एकदम सिंपल टर्म्स में बता रहे, देखो क्या होता है बैरोमीटर। एक कंटेनर लिए, उसमें कोई लिक्विड ले लिए और एक टेस्ट ट्यूब लिए, कोई सा ट्यूब ले लिए छोटा सा, नहीं, उसमें लिक्विड पहले भर लिए, पूरा ऊपर तक भर लिए, उसको ऊपर से थंब से क्लोज कर दिए, क्लोज करके उल्टा करके इस लिक्विड में इतना थोड़ा दूर तक डिप किए और यहाँ से इसको छोड़ दिए। तो क्या होगा, इस ट्यूब के अंदर, इसके अंदर जो लिक्विड भरा है, एक तरफ से क्लोज होता है ना टेस्ट ट्यूब, नहीं। तो डायग्राम देखो कैसा हो गया, ये ऐसा हो गया, एक तरफ से क्लोज होता ही है, दूसरी तरफ से हम थंब लगाए थे, थंब लगा के और छोड़ दिए। तो पहले ऊपर तक लिक्विड भरा हुआ था, जब छोड़ेंगे तो अपने वेट के कारण लिक्विड नीचे आएगा। तो ये लिक्विड मान लो यहां तक आ गया, लेकिन पूरा नीचे तक नहीं गिरता है। अभी समझ में आएगा क्यों, है ना। मान लो यहां तक गिर गया, तो यहां तक आने के बाद ये जो खाली जगह बच गई, वहां तो कुछ भी नहीं है ना, वो तो खाली है। तो बोलते हैं कि वहां पे वैक्यूम जैसा हो गया, तो वहां प्रेशर 0 होगा, 0 ले लेते हैं। हाँ, ये भी बात है, जानते जरूर रहना चाहिए कि यहाँ पर प्रेशर एग्जैक्टली 0 नहीं होता है। एग्जैक्टली 0 प्रेशर करना इतना आसान भी नहीं होता, नहीं। तो यहाँ एग्जैक्टली 0 प्रेशर नहीं है। क्या है, तो ये जो लिक्विड है ना, इसका थोड़ा बहुत जो वेपर होंगे वो यहाँ पे आके जमा हो जाता है, तो वेपर प्रेशर तो होगा ही, वेपर का प्रेशर। हाँ, तो 0 एग्जैक्टली नहीं होता, लेकिन बहुत कम प्रेशर हो जाता है वहाँ पे, टेंडिंग टू 0 कह सकते हैं उसको, नहीं। तो इसलिए यहाँ पे प्रेशर 0 ले लेते हैं कैलकुलेशंस के लिए। अब देखो होता क्या है कि पूरा तो नहीं नीचे आता है, क्यों? क्योंकि अब देखो ये हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन में यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर बराबर होना चाहिए, नहीं। अब यहाँ का प्रेशर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एक ही हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर बराबर होता था ना हाइड्रोस्टैटिक में। तो यहाँ का प्रेशर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और अगर ये लेवल यहाँ तक आके गिर जाए तो यहाँ का प्रेशर तो 0 हो गया ना, पूरा खाली हो गया अगर पूरा, तो यहाँ का प्रेशर 0 और यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर कैसे होगा, है ना। तो ये नहीं होता है, पूरा नहीं है, पूरा नीचे नहीं आता है, थोड़ा आके रह जाता है। तो कितना हाइट तक रह जाएगा ये हाइट कितना होगा, ये हाइट ऐसा होगा ताकि यहाँ का प्रेशर बराबर हो जाए। अब प्रेशर लिख रहे हैं, तो मान लो यहाँ का प्रेशर है P0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और यहाँ का कितना होगा 0, यहाँ का 0 और प्लस ρgh। तो ये 0.1 का और 0.2 का, 1 का और 2 का प्रेशर लिख रहे हैं। P1 इज इक्वल टू P2 होना चाहिए ना, एक ही हॉरिजॉन्टल लेवल। तो 1 का हो गया 0 प्लस ρgh और 2 का हो गया P0। तो
तो ये हो गया पी नॉट इज इक्वल टू रो जी एच। तो ये जो एपरेटस है ये यूज किया जाता है पी नॉट मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर पता करने के लिए कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस समय कितना है। सही बात है। अच्छा, एक चीज हुआ कि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर पता करने के लिए बैरोमीटर यूज करते हैं। तो ये क्या होता है ना कि ये जो ट्यूब है इस पे मार्किंग्स बनी रहती हैं। तो जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो ये मार्किंग में कहाँ तक ये लिक्विड आया वो हाइट वो मार्किंग पता कर लेते हैं कि वो रीडिंग पता कर लिए तो वो रीडिंग यहाँ पुट कर दिए तो पी नॉट आ गया। अच्छा, अब दूसरे ढंग से बोलते हैं। यहां पर ये अगर एच पता करें तो हो गया देखो एच इज इक्वल टू पी नॉट अपॉन रो जी। पी नॉट तो जितना है उतना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना होता है उतना होता ही है, 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के आसपास। तो ये तो जितना है उतना ही है, जी जितना है उतना है ना। अब रो अलग अलग लिक्विड का अलग अलग होता है, तो इस कंटेनर में कौन सा लिक्विड लिए थे उसके हिसाब से ये हाइट एच होगा। ये हाइट एक तरह का प्रॉपर्टी है उस लिक्विड का, है ना। उस लिक्विड का रो जितना होगा पुट करेंगे तो ये हाइट सबका आएगा, अलग अलग लिक्विड का अलग अलग होता है। तो होता क्या है कि इस हाइट, ये जो हाइट लिखे है ना ये चीज, इसको बोलते हैं ये इस लिक्विड का बैरोमेट्रिक हाइट है। मतलब बैरोमीटर में इस लिक्विड को यूज करेंगे तो इतने हाइट तक लिक्विड रहेगा। तो अलग अलग लिक्विड का बैरोमेट्रिक हाइट अलग अलग होता है। मान लीजिए कभी किसी लिक्विड का बैरोमेट्रिक हाइट आपको दिया है क्वेश्चन में और आपको उसका डेंसिटी की जरूरत है क्वेश्चन में, है ना। क्वेश्चन में फॉर्मूला वगैरह लिखते समय रो की जरूरत पड़ती है ना, तो कभी कभी क्वेश्चन में क्या करते हैं ना, रो नहीं देते हैं, बोल देते हैं कि उसका बैरोमेट्रिक हाइट इतना है बस। तो आप रो पता कर लेंगे, बैरोमेट्रिक हाइट पता है अगर तो रो इज इक्वल टू पी नॉट अपॉन एच इंटू जी कर लेंगे, है ना। तो ये उस लिक्विड का प्रॉपर्टी, जैसे डेंसिटी उस लिक्विड का प्रॉपर्टी होता है वैसे ही बैरोमेट्रिक हाइट भी उस लिक्विड का प्रॉपर्टी होता है। अच्छा, तो अब जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो कि वाटर लिए, तो वाटर का डेंसिटी होता है 1000 kg पर मीटर स्क्वायर के आसपास। तो ये तो हो गया 1000, तो इंटू जी 10⁴ हो गया। इधर कितना लिखा है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया 10⁵ अपॉन 10⁴ मतलब 10 मीटर। हाइट हो गया 10 मीटर। 10 मीटर तो खूब बड़ा होता है, तो 10 मीटर हाइट का लेना पड़ेगा तब तो ये ट्यूब नहीं, ये वाला ट्यूब जो है कम से कम 10 मीटर। 10 मीटर से ज्यादा लेंगे तब ना ऐसा कुछ होगा, तो 10 मीटर से कम का लेंगे तब थोड़ी होगा ऐसा, और ज्यादा लेना होगा। तो ये बताओ कि रीडिंग लेना है, मान लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पता करना था, आप रीडिंग लेना चाहते थे, 10 मीटर से ज्यादा हाइट का ट्यूब लगाना पड़ा, तो ये तो इतना प्रैक्टिकल नहीं है। तो वाटर इसका मतलब इसमें नहीं लेना चाहिए। तो इसमें कौन सा लिक्विड लेना चाहिए जो बहुत भारी हो, जिसका रो बहुत ज्यादा हो, ताकि एच कम आए, कम ही हाइट लेना पड़े ट्यूब का। तो रो बहुत ज्यादा होना चाहिए, तो मरकरी लेते हैं, नहीं Hg ले लेते हैं। अच्छा, तो ये वाली बात है ना। और एक होता है मैनोमीटर, वो भी देख लेते हैं क्या होता है। मैनोमीटर देखो क्या होता है। ऐसा एक कोई चेम्बर है ना, जिसके अंदर गैस रखी जाए और यहाँ कुछ एपरेटस लगा रहे कि इसके अंदर जो गैस भरी गई उसका प्रेशर पता चल जाए। तो अननोन गैस का प्रेशर पता करने के लिए मैनोमीटर यूज होता है। देखो कैसे, उसमें एपरेटस कैसा है, ये एक चेम्बर हो गया, यहाँ से एक ट्यूब हो गया, और ये ट्यूब ऐसे ऐसे हुआ और ऐसा कुछ, और ये स्ट्रेट ऐसा कुछ, है ना। और इसमें पहले से इतने हाइट तक लिक्विड कोई भर लिए, यहां से इसको ले गए, इस बलून जैसा कुछ स्ट्रक्चर है ना, ये जो भी है चेंबर है ऐसा, इस चेंबर में गैस भर के लाए और यहां पे लगा दिए। तो होता क्या है कि ये जो गैस इसमें है उसके प्रेशर से ये लेवल नीचे दबेगा, ये लेवल दबेगा तो ये लेवल उठ जाएगा, है कि नहीं। तो गैस के प्रेशर से ये लेवल नीचे आ जाता है और ये लेवल ऊपर आ जाता है। मतलब दोनों साइड जो लिक्विड का लेवल है उसमें डिफरेंस हो जाता है। मान लो इस गैस का प्रेशर है P1, यही पता करना था हमको। तो देखो कैसे कर रहे हैं। तो पहले तो ये लेवल में यहाँ मार्किंग्स बनी रहती है सारी, तो दोनों लेवल में डिफरेंस कितना है वो पता कर लिए, डेल्टा H, है ना।
फिर यहाँ का प्रेशर तो P1 ही है, यहाँ का ये हटा दें, पहले जहाँ था, पहले हटा दिए, कहाँ था, यहाँ का प्रेशर तो P1 ही हो गया, और यहाँ का प्रेशर है P0, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इधर ओपन है ना एटमॉस्फेयर में, ये P0 है, ये P1 है, तो यहाँ का और यहाँ का प्रेशर तो सेम होना चाहिए, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, एक ही लिक्विड, नॉन एक्सिलरेटेड, तो यहाँ P1 है तो यहाँ भी P1 हो गया, तो P1 इज इक्वल टू P0 प्लस रो जी एच ना, P1 इज इक्वल टू P0 प्लस रो जी डेल्टा एच। तो डेल्टा एच जो है वो रीडिंग लेते हैं, है ना, और वो रीडिंग जितना आया यहाँ पुट करते हैं तो P1 आ जाता है प्रेशर। तो इस ये जो स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं मैनोमीटर, और इससे क्या किए हम, अननोन गैस का प्रेशर मेजर कर लेते हैं, है ना, कोई गैस है इस चेंबर में तो उसका प्रेशर कितना है, तो मैनोमीटर हेडिंग डाल के लिख दीजिए टू फाइंड प्रेशर ऑफ अननोन गैस, और ये डायग्राम बना दीजिए, ये फॉर्मूला होता है उसका, लिख दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम लोग। देखिए अब हम लोग एक ऐसा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर में जिसपे मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं, और वो है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, है ना। लेकिन आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ने से पहले वो जो प्रिंसिपल है वो बॉयंट फोर्स के बारे में है, इसलिए बॉयंट फोर्स क्या होता है वो पढ़ते हैं, है ना। तो एक हेडिंग डाल दीजिए, बॉयंट फोर्स। बॉयंट फोर्स देखो क्या होता है, किसी भी लिक्विड के अंदर जब कोई चीज को डुबाया जाता है, आधा या पूरा कैसा भी, मतलब इतना ही डुबाए या पूरा डुबा दिए, किसी भी चीज को जब लिक्विड में डिप करते हैं तो लिक्विड उसके ऊपर एक नेट अपवर्ड फोर्स लगाता है। अब जैसे ऐसा डुबा दिया अगर इतना, तो यहां जो प्रेशर ऑफ लिक्विड है, प्रेशर इनटू एरिया, इतने फोर्स से लिक्विड ऐसे ढकेल रहा होगा। पूरा डुबा दिया अगर, तो इधर से भी लिक्विड इसको नीचे ढकेल रहा होगा प्रेशर इनटू एरिया से, और यहां से भी प्रेशर इनटू एरिया से ढकेल रहा होगा। लेकिन यहाँ का प्रेशर ज्यादा होगा क्योंकि ये हाइट, ये डेप्थ ज्यादा है ना, यहां से ज्यादा फोर्स से ढकेल रहा होगा लिक्विड, इधर से कम फोर्स से ढकेल रहा होगा, तो नेट तो ऊपर ही आएगा, ये ज्यादा फोर्स है तो नेट फोर्स ऊपर की तरफ आएगा। यहाँ भी आधा डुबाएं या पूरा डुबाएं, पॉइंट ये कि किसी भी चीज को जब लिक्विड में डिप करते हैं तो लिक्विड उसके ऊपर एक नेट अपवर्ड फोर्स लगाता है, और यही जो नेट अपवर्ड फोर्स है इसी का नाम रख दिया गया बॉयंट फोर्स ऑफ द लिक्विड, है ना। तो लिक्विड कितना बॉयंट फोर्स लगा रहा है ना। अच्छा एक चीज बताओ, हम क्या कह रहे हैं, लिक्विड कौन सा फोर्स लगाएगा, प्रेशर इनटू एरिया वाला फोर्स, नॉर्मल डायरेक्शन में ना, प्रेशर कितना इनटू एरिया वही तो लगाएगा। तो बॉयंट फोर्स भी लगाएगा और प्रेशर इनटू एरिया भी लगाएगा, ऐसा तो नहीं होता ना, ऐसा कुछ नहीं होता। ये नहीं कहेंगे कि सर लिक्विड ने इस पर बॉयंट फोर्स भी लगाया और यहाँ प्रेशर जितना है लिक्विड का, प्रेशर इनटू एरिया वो भी बना दे, दो फोर्स लगाया, नहीं। नेट फोर्स, नेट अपवर्ड फोर्स जो लिक्विड ने लगा रखा है उसी का नाम रख दिए बॉयंट फोर्स। बॉयंट फोर्स कोई अलग से फोर्स नहीं है, नेट अपवर्ड फोर्स को ही बॉयंट फोर्स कहते हैं। अच्छा याद आ रहा है सर्कुलर मोशन जब पढ़ते थे तो एक टर्म था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एक था सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो था उसके लिए क्या कहते थे, नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कोई अलग से फोर्स नहीं था, वो फोर्सेस तो वही थे, टेंशन, नॉर्मल, फ्रिक्शन, यही सब फोर्सेस थे। उनमें से ही जो नेट हो गया सेंटर की तरफ, नेट फोर्स, उसी को हम लोग सेंट्रीपिटल नाम रख दिए थे। वैसे यहाँ पे बॉयंट फोर्स नाम है। लिक्विड कौन सा फोर्स लगाएगा, प्रेशर इनटू एरिया वाला, है ना। लिक्विड ने फोर्स कौन सा लगाया, प्रेशर इनटू एरिया वाला। तो ऊपर से भी मान लो लगाया, नीचे से भी लगाया, तो नेट अपवर्ड फोर्स जितना आएगा लिक्विड ने बॉडी पर, नेट अपवर्ड फोर्स लगाया, उसी को बॉयंट फोर्स कहते हैं। लिख दिया जाए एक बार, बॉयंट फोर्स क्या होता है, लिखा जाए नेट अपवर्ड फोर्स अप्लाइड बाय लिक्विड ऑन ए बॉडी, डिप्ड इन द लिक्विड, बॉडी जिसको कि लिक्विड में डुबाया जाए, उस पे नेट अपवर्ड फोर्स जो लगेगा उसी को बॉयंट फोर्स कहते हैं, लिक्विड ने जो नेट फोर्स लगाया। अच्छा एक और चीज बताते हैं,
बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स को बॉइंट फोर्स कहते हैं, दो बातें बोलेंगे, या लिक्विड ने बॉडी पे नेट फोर्स जितना लगाया उसको बॉइंट फोर्स कहते हैं। तो दूसरी वाली बात सही, पहली वाली गलत। बॉडी पर लगने वाले नेट फोर्स को बॉइंट फोर्स नहीं कहते। बॉडी पर तो और भी फोर्सेस हो सकते हैं, एमजी हो सकता है, और लिक्विड ने भी ऐसे लगाया। बॉडी पर लगने वाले नेट फोर्स को बॉइंट फोर्स नहीं कहेंगे। बॉडी पर लिक्विड ने जो नेट फोर्स लगाया है, मतलब प्रेशर इनटू एरिया वाला ये समेशन, एमजी नहीं, एमजी तो अर्थ में लगाया, लिक्विड ने जो ये दोनों फोर्सेस लगाए हैं, इनका जो रिजल्टेंट होगा उसी को हम लोग बॉइंट फोर्स कहते हैं। चलिए, ये तो हुआ बॉइंट फोर्स होता क्या है। अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल की बात करते हैं। आर्किमिडीज साहब ने बॉइंट फोर्स कितना होता है इसके लिए रूल बताया कि किसी भी लिक्विड में किसी भी ऑब्जेक्ट को पार्शियली या फुली सबमर्ज किया जाए, डुबा दिया जाए, तो लिक्विड उस पर कितना नेट फोर्स लगाएगा, मतलब बॉइंट फोर्स कितना होगा, इसके लिए उन्होंने एक रूल दे दिया कि हमेशा यही होता है। क्या होता है? तो उन्होंने कहा कि वो बॉडी जिसको लिक्विड में डुबाया गया है, उसने जितने लिक्विड की जगह को ऑक्यूपाई कर लिया, जितने लिक्विड को डिस्प्लेस किया मतलब हटा के उसकी जगह ले लिया, उतने लिक्विड के वेट के बराबर बॉइंट फोर्स लगता है। ये उनका रूल है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और एक बार समझाते हैं डायग्राम से कि क्या है। इस पे मैक्सिमम क्वेश्चन फ्लूइड मैकेनिक्स के इसी पे बनते हैं। जैसे कि मान लो ये कोई लिक्विड है, इसमें किसी बॉडी को डिप किए, मान लो पार्शियली डिप किए, फुली वाली बात भी अभी कर लेंगे, पार्शियली मान लो डिप किए, तो उन्होंने कहा कि इसको डुबा दिए, तो इतना जो वॉल्यूम है, इतना ये इस बॉडी ने ले लिया लिक्विड, इतनी जगह से लिक्विड को हटा के उसकी जगह ले लिया इस बॉडी ने, है कि नहीं? तो कहते हैं कि इस बॉडी ने इतना लिक्विड को डिस्प्लेस किया, है ना, उतने लिक्विड की जगह ले लिया, मतलब उतने लिक्विड को डिस्प्लेस कर दिया, इसका टर्म है ये, डिस्प्लेस कर दिया। तो जितना लिक्विड को डिस्प्लेस किया गया है उतने लिक्विड के वेट के बराबर। अब जैसे ये वॉल्यूम, अगर शेडेड वाला वॉल्यूम अगर V है, तो उतने वॉल्यूम ऑफ लिक्विड का वेट कितना होगा, लिक्विड का उतना वॉल्यूम का वेट कितना होगा, तो डेंसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, डेंसिटी ऑफ लिक्विड से, रो इंटू V इंटू G, mg, ये तो मास हो गया, इंटू G, ये हो गया वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, और इतने के बराबर ही बॉइंट फोर्स लगेगा। मतलब अगर FB लिख रहे हैं बॉइंट फोर्स को, बॉइंट फोर्स इतने के बराबर होता है। डायरेक्शन क्या होता है इसका? अपवर्ड। ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल है और ये ऑलवेज ट्रू होता है। जैसे एक और डायग्राम बना दे, मान लो कि ये कोई बॉडी है टेढ़ा मेढ़ा, और इसने इतना लिक्विड की जगह को ऑक्यूपाई कर रखा है, तो ये जितना वॉल्यूम है वो वॉल्यूम पता कर ले, अगर कितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है, ये शेडेड वाला वॉल्यूम, इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड से मल्टीप्लाई करें, तो रो इंटू वॉल्यूम इंटू G, ये वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड हो गया। तो बॉइंट फोर्स लिक्विड इस पर इतना ही लगाएगा जितना लिक्विड का वेट डिस्प्लेस हुआ है। ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल है। चलिए एक बार लिख देते हैं, हेडिंग डाल दीजिए आर्किमिडीज प्रिंसिपल, और उसमें स्टेटमेंट एक लिख दीजिए। लिखिए, व्हेन ए बॉडी इज partially or fully submerged in a liquid, buoyant force applied by liquid on the body is equal in magnitude to the weight of liquid displaced by the body. Weight of liquid displaced by the body. Liquid बॉडी ने कितना लिक्विड को डिस्प्लेस किया उसके वेट के बराबर। तो जैसे कि अब ये वाली बात हम कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल्स में आपको दिखा रहे हैं कि देखो हाँ इतना होता है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल उन्होंने जो बताया वो रूल छोटे छोटे एग्जाम्पल से देखा जाएगी कि वो रूल कैसे सही है ना। फिर जो कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल्स होंगे उनमें बार बार प्रूव नहीं किया जाएगा, उसमें सीधा यूज किया जाएगा उनके रूल को। देखो क्या है, मान लो कि ये कोई ब्लॉक है जिसको इतना डुबा दिए, कितना, तो मान लो x लेंथ डुबा दिए, है ना, और ये क्यूब है ब्लॉक, इसका साइड लेंथ है l, कुछ ऐसा ले लेते हैं, इसको x लेंथ डुबा दिए। तो आर्किमिडीज साहब कहते हैं कि बॉइंट फोर्स होगा वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड के बराबर। देखते हैं कि सही बात कहते हैं कि नहीं। वो कितना बॉइंट फोर्स होगा हम वैसे भी पता कर सकते हैं, यहाँ का प्रेशर पता कर ले, प्रेशर इंटू एरिया कर दें तो बॉइंट फोर्स पता चल जाएगा।
नहीं, तो देखते हैं कितना आता है। तो मोमेंट फोर्स होगा यहां पे लिक्विड का प्रेशर इंटू एरिया, तो रो जी एक्स इंटू एल स्क्वायर, ये क्यूब है ना तो बेस एरिया एल स्क्वायर, यही तो होगा। तो इसको देखो कैसे लिख रहे हैं, रो इंटू एक्स इंटू एल स्क्वायर है क्या, एक्स इंटू एल स्क्वायर ये वॉल्यूम है इतना, है ना। हम क्या लिखे थे, प्रेशर इंटू एरिया लिखे थे, लेकिन आप देखो क्या लिख रहे हैं, एक्स इंटू एल स्क्वायर हो गया ये वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, इसको डिस्प्लेस्ड लिख दे रहे हैं, इंटू जी, ये जी। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, ये क्या हो गया, मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इंटू जी, मतलब वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, ये हो गया बॉइंट फोर्स। सिर्फ डिस्प्लेस लिख दे, लिक्विड तो है, चलो ये डिस्प्लेस, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड के बराबर हो गया बॉइंट फोर्स, जैसा कि आर्किमिडीज साहब ने कहा था, मतलब वो सही कहा था। यही नहीं, फुली अगर डिप किए होते तब भी ठीक ही है ना। फुल्ली अगर इमेज कर देते तो लिक्विड ने कितना फोर्स लगाया, तो लिक्विड मान लो यहां से x या h डेप्थ तक पे ही है, ये क्यूब है जिसका साइड लेंथ है l, है ना। चलो तो लिक्विड यहां से भी पुश कर रहा है, यहां से भी, तो नेट फोर्स कितना लगा रहा है, तो ये वाला फोर्स माइनस ये वाला फोर्स, लिक्विड का नेट फोर्स ना, तो बॉइंट फोर्स कितना हो गया, ये वाला फोर्स कितना है, तो यहां का प्रेशर इंटू एरिया, तो यहां का प्रेशर कितना है, रो जी एच प्लस एल इंटू एरिया एल स्क्वायर, में से माइनस कर दिए इधर से जो फोर्स लगा रहा है लिक्विड, रो जी एच इंटू एल स्क्वायर, तो बॉइंट फोर्स कितना हो गया, ये हो गया रो जी एच एल स्क्वायर, दोनों में से कैंसिल, रो जी एल क्यूब है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इतना, इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी, तो ये हो गया वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, तो ये हो गया बॉइंट फोर्स इज इक्वल टू इतना, है कि नहीं। तो बॉइंट फोर्स हमेशा वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस के बराबर होता है, ये बात आर्किमिडीज साहब ने बताई, और हम लोग देख रहे थे कि हाँ ऐसा होता है, सही बताया। देखो हम ऐसे थोड़ी करेंगे बार बार, अब से क्या होगा कि जब भी ऐसा बनाएंगे, हम एफबीडी बनाना होगा इस ब्लॉक का। एक बात समझिए, ये जो हम क्या लिख रहे हैं अभी, ये हम बस दिखा रहे थे आपको कि हाँ देखो सही बात कही थी उन्होंने, ऐसा होता है। अब क्या कह रहे हैं कि जब क्वेश्चन करना होगा तो ये पूरा इतना नहीं लिखना होगा आपको क्या करना होगा, मान लो क्वेश्चन में इसका एफबीडी बनाना है आपको, तो आप क्या करोगे, नीचे की तरफ mg बनाओगे जो कि अर्थ खींच रहा है, और लिक्विड जो ढकेल रहा होगा फोर्स वो FB लिखोगे सीधा, FB, और FB होगा कितना, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस के बराबर, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस के बराबर, जितना भी मान लो L है, L क्यूब इंटू रो जी, FB लिखोगे सीधा, दो फोर्स बनाओगे, अपना क्वेश्चन आगे बढ़ाओगे। ये इतना, ये सब नहीं लिखना होगा। अब से क्या होगा, लिक्विड का नेट फोर्स पता करने के लिए, बॉडी पर लिक्विड ने जो नेट फोर्स लगाया है वो पता करने के लिए प्रेशर इंटू एरिया नहीं करेंगे। ये तो प्रेशर इंटू एरिया करके देख रहे थे ना कि हाँ उतना आता है, अब से प्रेशर इंटू एरिया नहीं, सीधा लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस के बराबर बॉइंट फोर्स लगाएंगे, अपना क्वेश्चन आगे बढ़ाएंगे, है ना। तो चल इस पे हम लोग को क्वेश्चंस करने हैं, नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग सीखा जाएगा ये सब। आज का लेक्चर यहाँ पे फिनिश कर रहे हैं।